हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 11 द यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड अफेयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन रशियन रिलेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें EU और रशिया के रिलेशंस को क्रिटिकली एनालाइज करना है। मतलब हमें उनके ट्रेड और एनर्जी के टाइज, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रीमेंट्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स सब कवर करना है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन और रशिया के रिलेशंस हमेशा से इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स रहे हैं। एक तरफ तो ट्रेड, जियोग्राफी और एनर्जी पर उनकी कोऑपरेशन बनती है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज टेंशन क्रिएट करते हैं। यह रिलेशंस कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का एक मिक्स है। इस आंसर में हम ट्रेड और एनर्जी के टाइज, पॉलिटिकल सिक्योरिटी टेंशंस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स के थ्रू इसको समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ट्रेड और इकोनॉमी। 1990 के बाद से EU रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। रशिया EU को ऑयल, गैस और रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है और EU रशिया को टेक्नोलॉजी, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स देता है। एनर्जी डिपेंडेंस। EU के लगभग 1/3 नेचुरल गैस इंपोर्ट्स रशिया से आते थे, जो रिलेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट था। म्यूचुअल डिपेंडेंसी। रशिया को EU के मार्केट चाहिए एक्सपोर्ट के लिए और EU को रशिया के रिसोर्सेस चाहिए। यही डिपेंडेंसी एक स्ट्रेंथ भी है और एक वल्नरेबिलिटी भी। 2. पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टेंशंस। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। EU बार-बार रशिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को क्रिटिसाइज करता रहा है। नेटो फैक्टर। रशिया को लगता है कि EU और नाटो का ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंशन उसके लिए थ्रेट है, जबकि EU इससे स्टेबिलिटी के रूप में देखता है। यूक्रेन क्राइसिस। 2014 में क्राइमिया एनेक्सेशन और यूक्रेन वॉर ने रिलेशंस को तोड़ दिया। EU ने सैंक्शंस लगाए, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 3. इंस्टीट्यूशनल एंड डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क्स। पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 1997। ये एग्रीमेंट उनके ट्रेड और पॉलिटिकल कोऑपरेशन का बेस था। 4 कॉमन स्पेसेस, 2003। इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, रिसर्च और जस्टिस के एरियाज में कोऑपरेशन का प्लान था, लेकिन अनइवन प्रोग्रेस हुई। सैंक्शंस। 2014 के बाद EU ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए और रशिया ने EU इंपोर्ट्स पर बन लगाकर जवाब दिया। 4. रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। यूक्रेन क्राइसिस और 2022 के बाद EU ने रशियन गैस पर डिपेंडेंसी कम करनी शुरू की और LNG, रिन्यूएबल्स जैसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। स्ट्रैटेजिक राइवलरी। अब EU रशिया को पार्टनर नहीं, एक कंपेटिटर के रूप में देख रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये स्ट्रेन्ड रिलेशंस EU के US, नाटो और सेंट्रल एशिया के टाइज को भी इम्पैक्ट करते हैं। यूक्रेन वॉर, 2022। रशिया के फुल स्केल इन्वेजन ने रिलेशंस को हॉस्टिलिटी में बदल दिया। EU ने सैंक्शंस को और टफ बनाया और नाटो के साथ अपनी यूनिटी स्ट्रॉन्ग की। कंक्लूजन। EU रशिया के रिलेशंस एक पैराडॉक्स है। ट्रेड और एनर्जी ने इनको पास लाया, लेकिन पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी ने दूर कर दिया। पहले कोऑपरेशन था, अब कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा है, स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस के बाद। आने वाले टाइम में EU रशिया पर डिपेंडेंसी कम करेगा और रशिया चीन जैसे नए पार्टनर्स ढूंढेगा। फ्यूचर लार्जली यूक्रेन वॉर के आउटकम पर डिपेंड करेगा। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. Discuss the areas of convergence and divergence between European Union and the United States. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें EU और US के रिलेशंस को एनालाइज करना है। हमें बताना है कि दोनों के बीच कन्वर्जेंस, जहां दोनों अग्री करते हैं, और डाइवर्जेंस, जहां दोनों अलग होते हैं, किन किन इश्यूज पर है। फोकस करना है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस पर। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन यूनियन, EU और यूनाइटेड स्टेट्स, US
दोनों ही दुनिया के सबसे पावरफुल प्लेयर्स हैं। दोनों के रिलेशंस को पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स बोला जाता है क्योंकि दोनों की फाउंडेशन डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बनी है। लेकिन इनके बीच काफी बार डिफरेंसेस भी सामने आते हैं, खासकर फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड में। इस आंसर में हम EU-US के रिलेशंस को डिटेल में देखेंगे, जहां ये कन्वर्ज करते हैं और जहां डाइवर्ज करते हैं। मेन बॉडी। 1. एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दोनों हाई डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका में इन्होंने कई बार मिलकर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। ट्रेड और इकोनॉमी। EU और US एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। ग्लोबल GDP का लगभग आधा इन्हीं के पास है। दोनों ओपन मार्केट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। TTIP, ट्रांसअटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, इसका एग्जाम्पल था। सिक्योरिटी। नेटो ट्रांसअटलांटिक सिक्योरिटी का बैकबोन है। 9/11 के बाद अफगानिस्तान मिशन या रशिया के खिलाफ एक्शंस में दोनों ने मिलकर काम किया। ग्लोबल इश्यूज। क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जैसे इश्यूज पर भी दोनों काफी हद तक एक साथ खड़े होते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील इसका एग्जाम्पल है। 2. एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस। फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। US ज्यादा यूनिलैटरल और मिलिट्री ड्रिवन होता है, जबकि EU डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म को प्रेफर करता है। 2003 इराक वॉर इसका बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रेड डिस्प्यूट्स। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, स्टील, एल्यूमिनियम टैरिफ्स और डिजिटल टैक्स जैसे इश्यूज पर दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट्स है। क्लाइमेट चेंज। ट्रंप के टाइम US ने पेरिस एग्रीमेंट छोड़ दिया था, जबकि EU कमिटेड रहा। बिडेन के आने पर अलाइनमेंट वापस आए, लेकिन पॉलिटिकल शिफ्ट्स इनको अलग कर सकती है। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी। EU का GDPR काफी स्ट्रिक्ट है, जबकि US का अप्रोच फ्लेक्सिबल है। इस वजह से अमेरिकन टेक जायंट्स और EU रेगुलेटर्स के बीच फ्रिक्शन होता है। 3. केस स्टडीज। कन्वर्जेंस। ईरान न्यूक्लियर डील 2015। दोनों ने मिलकर JCPOA साइन किया। डाइवर्जेंस। इराक वॉर 2003। US ने यूनिलैटरल इन्वेजन किया, जबकि फ्रांस और जर्मनी अपोज कर रहे थे। कन्वर्जेंस। यूक्रेन क्राइसिस 2014 प्रेजेंट। रशिया पर सैंक्शंस और यूक्रेन को सपोर्ट दोनों ने मिलकर किया। 4. वे फॉरवर्ड। आगे के लिए जरूरी है कि EU और US अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स कम करें, क्लाइमेट चेंज पर और कोऑपरेशन बढ़ाएं, और टेक्नोलॉजी रेगुलेशन पर एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाएं। चीन के राइज और साइबर थ्रेट्स के टाइम में इनका पार्टनरशिप और भी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। EU और US के रिलेशंस में कोऑपरेशन भी है और कॉन्फ्लिक्ट भी। दोनों डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर कन्वर्ज करते हैं, लेकिन ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी में डाइवर्जेंस है। लेकिन ओवरऑल पार्टनरशिप स्ट्रांग है और आज के ग्लोबल चैलेंजेस के लिए दोनों का एक साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the evolution and development of relations between India and European Union. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस का पूरा सफर समझना है। शुरू से लेकर आज तक उनके टाइज कैसे डेवलप हुए, किस किस एरिया में कोऑपरेशन हुआ, क्या चैलेंजेस आए और फ्यूचर में क्या स्कोप है, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों हाई ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। EU दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है और इंडिया एक तेजी से ग्रो करता हुआ इकोनॉमी है। दोनों के रिलेशंस 1960 में शुरू हुए और धीरे धीरे एक ब्रॉड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए। इस आंसर में हम उनके रिलेशंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ट्रेड और पॉलिटिकल कोऑपरेशन, चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ रिलेशंस 1960 to 1970। इंडिया ने 1963 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश किए। पहले फोकस सिर्फ ट्रेड और डेवलपमेंट पर था। अग्रीमेंट्स एंड ग्रोथ। 1981 में थर्ड जनरेशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें पॉलिटिकल डायलॉग भी इंक्लूड हुआ। 1973 में यूके के EEC ज्वाइन करने से इंडिया यूरोप टाइज को और बूस्ट मिला। 2. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 1994 एग्रीमेंट कोऑपरेशन कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी तक एक्सटेंड हुआ। 2004 स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये एक माइलस्टोन था जहां दोनों ने अपने टाइज को फॉर्मली स्ट्रैटेजिक डिक्लेयर किया।
Main cooperation areas: trade or investment, development aid, health, education projects, technology or clean energy research, political dialogue, global issues जैसे terrorism, multilateralism और human rights पर बातचीत। 3. Economic and trade relations. Trade. EU इंडिया का biggest trading partner है। इंडिया के exports, IT services, pharma, textiles, engineering goods, imports, machinery, chemicals, transport equipment, investment. EU FDI का एक बड़ा सोर्स है। FTA negotiations. 2007 से BTIA, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। 4. चैलेंजेस एंड एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस. ट्रेड इश्यूज, टैरिफ और मार्केट एक्सेस पर डिसएग्रीमेंट्स, पॉलिटिकल कंसर्न्स। EU कभी कभी ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर इंडिया को क्रिटिसाइज करता है। इंडिया नॉन इंटरफेरेंस पर फोकस करता है। स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंस. रशिया के इश्यू पर दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। EU का US के साथ अलाइनमेंट भी कभी कभी इश्यू क्रिएट करता है। इंस्टीट्यूशनल गैप्स. समिट्स कभी डिले होते हैं और FTA अभी पेंडिंग है। 5. कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. रीसेंट डेवलपमेंट्स. 2021 लीडर्स समिट में मल्टीलैटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल कोऑपरेशन पर फोकस हुआ। कनेक्टिविटी पार्टनरशिप लॉन्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के लिए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. दोनों चीन के राइज और ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, डिजिटल इकोनॉमी और साइबर सिक्योरिटी पर कोऑपरेशन बढ़ रहा है। फ्यूचर स्कोप. FTA फाइनलाइज होने पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजीज और हायर एजुकेशन में ज्यादा पार्टनरशिप होगी। कंक्लूजन. इंडिया EU रिलेशंस एक सिंपल ट्रेड रिलेशन से इवॉल्व होकर आज एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गए हैं। हाँ, कुछ चैलेंजेस जैसे ट्रेड नेगोशिएशंस और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों तरफ से कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल गवर्नेंस पर दोनों की पार्टनरशिप और मजबूत होगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Evaluate the nature of European integration and ASEAN relationship. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यूरोपियन इंटीग्रेशन का नेचर समझना है और एशियन के साथ उसका कंपैरिजन और रिलेशन बताना है। मतलब EU कैसे इंटीग्रेट हुआ, एशियन का अप्रोच क्या है, दोनों के बीच सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस क्या है और दोनों की रिलेशनशिप कैसे बनी है। आंसर. इंट्रोडक्शन. आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रीजनल इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड बन गया है। यूरोपियन यूनियन EU को सबसे एडवांस इंटीग्रेशन मॉडल माना जाता है, जबकि एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अपने रीजन में एक अलग तरीके का मॉडल फॉलो करता है। दोनों का एम शांति, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है। फर्क यह है कि EU ज्यादा डीप इंटीग्रेशन करता है, जबकि एशियन ज्यादा फ्लेक्सिबल और कंसेंसस बेस्ड है। इस आंसर में हम EU और एशियन के इंटीग्रेशन का एनालिसिस करेंगे और दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे। मेन बॉडी. 1. यूरोपियन इंटीग्रेशन का नेचर. EU का फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जा सकें और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े। 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी और फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, जो बाद में 1993 maastricht ट्रीटी के बाद EU बन गई। EU में मेंबर्स अपनी सॉवरेंटी का एक हिस्सा EU इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। EU ने सिंगल मार्केट, कॉमन करेंसी, यूरो, कॉमन ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और फॉरेन पॉलिसी बनाए। ओवरऑल EU का इंटीग्रेशन डीप और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। 2. ASEAN का नेचर. एशियन की शुरुआत 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुई थी, जिसमें 5 देश शामिल थे और अब 10 मेंबर्स हैं। एशियन का मॉडल EU से अलग है, ये नॉन इंटरफेरेंस और सॉवरेंटी रिस्पेक्ट करता है। डिसीजन मेकिंग का बेस ASEAN वे है, जिसमें इनफॉर्मल टॉक्स और कंसेंसस होता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एशियन फ्री ट्रेड एरिया AFTA और एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC लॉन्च किए गए। ASEAN मेनली स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन और डायलॉग पर फोकस करता है, न कि सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने पर। 3. EU और एशियन का कंपैरेटिव एनालिसिस. इंस्टीट्यूशंस. EU के पास पावरफुल सुपरनेशनल बॉडीज है, ASEAN इंटरगवर्नमेंटल है।
डिसीजन मेकिंग, ईयू मेजॉरिटी वोटिंग करता है, ASEAN कंसेंसस फॉलो करता है। इंटीग्रेशन लेवल, ईयू मॉनेटरी और पॉलिटिकल यूनियन तक पहुंच चुका है, जबकि एशियन अभी शैलो इंटीग्रेशन स्टेज पर है। आइडेंटिटी, ईयू ने एक यूरोपियन आइडेंटिटी बिल्ड की है, जबकि एशियन की आइडेंटिटी अभी वीक और लूज कोऑपरेशन पर बेस्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी, एशियन अपने डाइवर्स सिस्टम्स के लिए फ्लेक्सिबल है, ईयू स्ट्रिक्ट रूल्स और कंडीशंस रखता है। 4. ईयू ASEAN रिलेशनशिप, दोनों के फॉर्मल रिलेशंस 1977 में स्टार्ट हुए और तब से डायलॉग्स, समिट्स और एग्रीमेंट्स होते रहे हैं। ईयू एशियन का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और एशियन भी ईयू के लिए एशिया में इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन एरियाज में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एड, क्लाइमेट चेंज, रीजनल सिक्योरिटी आते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। ईयू डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है, जो कभी कभी एशियन के नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल से क्लैश करता है। रीजन टू रीजन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन स्लो है ड्यू टू डिफरेंसेस। फिर भी दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। कंक्लूजन, ईयू एक हाईली एडवांस इंटीग्रेशन मॉडल है जिसमें डीप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ है। एशियन एक फ्लेक्सिबल और कंसेंसस बेस्ड मॉडल है जो अपने डाइवर्सिटी के लिए सूटेबल है। दोनों के बीच रिलेशंस कोऑपरेशन और डिफरेंसेस दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। एशियन को ईयू से ट्रेड और एड का बेनिफिट मिलता है, जबकि ईयू गवर्नेंस और डेमोक्रेसी नॉर्म्स को पुश करता है। दोनों मिलकर रीजनलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on the following. A. European Commission. B. European Union's development policy aimed at eradication of poverty. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला पार्ट यूरोपियन कमीशन के रोल, स्ट्रक्चर और पावर्स के बारे में है। दूसरा पार्ट ईयू की डेवलपमेंट पॉलिसी पर है, जो पॉवर्टी एराडिकेशन पर फोकस करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूरोपियन कमीशन ईयू का एग्जीक्यूटिव आर्म माना जाता है जो नए लॉज प्रपोज करता है, ट्रीटीज इंप्लीमेंट करता है और डेली फंक्शनिंग हैंडल करता है। दूसरी तरफ ईयू की डेवलपमेंट पॉलिसी दुनिया भर में बहुत इंपैक्टफुल है क्योंकि इसका मेन गोल पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यह दोनों टॉपिक्स एक तरफ ईयू की इंटरनल गवर्नेंस और दूसरी तरफ उसके ग्लोबल रोल को दिखाते हैं। मेन बॉडी। ए. यूरोपियन कमीशन। रोल और नेचर। यूरोपियन कमीशन ईयू का एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये नए लॉज प्रपोज करता है, ट्रीटीज को इन्फोर्स करता है और दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज मैनेज करता है। यह पूरे ईयू के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, न कि इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स को। स्ट्रक्चर और मेंबरशिप। कमीशन में हर मेंबर स्टेट से एक कमिश्नर होता है, टोटल 27। हर कमिश्नर एक स्पेसिफिक पॉलिसी एरिया हैंडल करता है जैसे ट्रेड, एनवायरनमेंट, फॉरेन अफेयर्स। प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन को यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्ट करता है, जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी देता है। फंक्शंस और पावर्स। लॉ प्रपोजल्स पार्लियामेंट और काउंसिल के लिए नए लॉज प्रपोज करना। इम्प्लीमेंटेशन ईयू के पॉलिसीज और बजट का इम्प्लीमेंटेशन करना। गार्डियन ऑफ ट्रीटीज एंश्योर करना कि ट्रीटीज फॉलो हो रही है। अगर कोई मेंबर स्टेट फेल हो तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना। एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस जैसी फील्ड्स में ईयू को रिप्रेजेंट करना। सिग्निफिकेंस। यूरोपियन कमीशन ईयू के डिसीजंस को यूनिफॉर्मली अप्लाई करने में हेल्प करता है और कलेक्टिव यूरोपियन इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। बी. यूरोपियन यूनियंस डेवलपमेंट पॉलिसी एम्ड एट एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव। ईयू दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट एड डोनर है। इसका में फोकस पॉवर्टी एराडिकेशन, ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता है। ये यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली गोल 1, एंड पॉवर्टी एवरीवेयर, से अलाइन होता है। की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी। पार्टनरशिप अप्रोच डेवलपिंग कंट्रीज को इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करना। एड इफेक्टिवनेस एंश्योर करना कि एड डायरेक्टली पुअर तक पहुंचे। सेक्टरल प्रायोरिटीज एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस। स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम्स। यूरोपियन कंसेंसस ऑन डेवलपमेंट 2017 फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट DCI और यूरोपियन डेवलपमेंट फंड EDF के थ्रू एड प्रोवाइड होता है। ACP कंट्रीज, अफ्रीका, कैरिबियन, पैसिफिक को स्पेशल फोकस मिलता है। इम्पैक्ट और चैलेंजेस।
ईयू की पॉलिसीज ने कई रीजन्स में पॉवर्टी रिड्यूस करने, हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव करने में मदद की है। लेकिन चैलेंजेस जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फंड्स का मिसयूज और ह्यूमैनिटेरियन एड और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाना अभी भी प्रेजेंट है। कंक्लूजन: यूरोपियन कमीशन ईयू की गवर्नेंस का बैकबोन है जो पॉलिसीज और ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करता है। दूसरी तरफ ईयू की डेवलपमेंट पॉलिसी उसके ग्लोबल कमिटमेंट को दिखाती है जो पॉवर्टी एराडिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। दोनों मिलकर दिखाते हैं कि ईयू सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनियन नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्टर भी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।